नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश कैबिनेट की कल एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उन्हें मंजूरी मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े विकास कार्यों और अधीनस्थ सेवा आयोग से संबंधित प्रस्ताव और नई औद्योगिक नीतियों जैसे विषयों पर फैसले लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत शनिवार को नोएडा स्थित ओखला पक्षी विहार से प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री केपी मलिक ने की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने न सिर्फ पौधारोपण किया, बल्कि उपस्थित जन समूह से अपील की है कि वह इस मानसून में कम से कम एक पौधा अपनी मां या मातृवत भाव को समर्पित करे। मौके पर प्रचार प्रसार के लिए विशेष वाहनों को भी अलग अलग इलाकों के लिए रवाना किया गया, जो अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लक्ष्य तो पहले वाला ही है, 35 करोड़ का। पर पहले भी हमने इस लक्ष्य से ज्यादा हमारे सभी अधिकारीगण ने और समस्त वन विभाग की टीम ने दिलचस्पी लेकर इसको 36-36.5 करोड़ कर दिया था। अब की बार भी एक पेड़ माँ के नाम से फिर हमें एक ताकत मिली, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने के मार्गदर्शन पर जगह जगह एक मीटिंग हुई और सबको इस 36.5 करोड़ को भी ऊपर बढ़ाने का लक्ष्य हमारा है। वैसे भी 1 से 7 तक जुलाई तक वन महोत्सव का हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके गवर्नर साहब के साथ साथ कोई भी हमारा पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी या सरकार के लोग सभी वृक्षारोपण करने का काम करते हैं। हम सब का मकसद है कि इस प्रदेश में, जैसा कि हमारे से उत्तराखंड दूर हुआ था और हमारा वन क्षेत्र ज्यादातर उत्तराखंड के एरिया में चला गया था, उससे हमें थोड़ी सी ठेस लगी थी। पर मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अपने समस्त स्टाफ का और आप सबका, समस्त नागरिकों का, जिन्होंने दिलचस्पी लेकर उस भरपाई को, उस कमी को दूर करने का इन 8 साल में तेजी के साथ काम किया है। एक चुनौती रहती है, पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, वृक्ष लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनका रखरखाव नहीं हो पाता है। क्योंकि इसके लिए कोई गाइडलाइन, क्योंकि जियो टैगिंग की भी बात बोर्ड में कही गई थी। जियो टैगिंग तो चल ही रहा है। इसके अलावा जैसा कि मैं अभी बताया था, दोबारा बताना चाहता हूँ, हमने ट्री गार्ड को विशेष ध्यान दिया है। अब की बार उन पौधे, एक हमने लक्ष्य रखा है एक हाइट से ऊंचे के, ताकि पशु और उनसे बच सके। अपना लक्ष्य रखा है अपना ट्री गार्ड का, और ज्यादा से ज्यादा जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम रखा, उस पेड़ को जो अपनी माँ के नाम पर लगाता है वो रक्षा करने का भी उसी का काम करता है। उसकी आत्मिकता के साथ जो लगाव है उस पेड़ को मरने नहीं देता, वो सींचता भी है, बड़ा भी करता है। इसी तरह का हमने अलग अलग एक परिसर चुने, चाहे पुलिस लाइन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या विद्यालय हो, ऐसी सुरक्षित जगह हमने लगाने का काम किया है ताकि वे हरे भरे के बड़ा हो सके। सर, जनपद गौतम बुद्ध नगर में कितना लक्ष्य तय किया है आपने? 2 लाख का लक्ष्य है। इसमें पोल्यूशन विभाग ने अलग अलग व्यवस्थाएं के अलावा ये एक वृक्षारोपण भी उसमें हमारा सहयोग करने का काम करता है, अच्छा माहौल देने का काम करता है। आप देखते होंगे कुछ घरों में लोगों ने बेडरूम में भी छोटे छोटे पौधे वे लगाए, जिन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया। ये आपकी वजह से और हमारे विभाग की जागरूकता की ही पहचान है, अगर लोगों के बेडरूम में भी ये पौधे मिले।
उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग अब तेज हो गई है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरविंद राजभर ने बता दें कि निमन से बड़ा बयान दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर इशारों में तीखा हमला बोला और ओम प्रकाश राजभर के नाम से छेड़छाड़ करने वालों को खुली चुनौती दी है। अरविंद राजभर ने कहा कि अगर ओपी राजभर के सर पे किसी ने हाथ रखा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग बार बार औकात देखने की बात करते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी एमबीबीएस के कद से ही चलती हैं। राजभर के इस बयान के बाद अब यूपी की सियासत में बता दें कि गर्म माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी को कहते हैं कि जब दिए को बुझना होता है तो भड़कता बड़ा तेजी से है। उन्होंने राजभर का नाम को जो डिस्टर्ब करने का काम किया है, यह समाज उनको डिस्टर्ब करने का काम करेगा। आने वाले समय में अरे आप चुनौती देगा किसी को, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को जिसने चुनौती दिया, अगर ओम प्रकाश राजभर जी ने उसके सर पे हाथ रख दिया तो खत्म हो जाएगा, वो कहीं नजर नहीं आएगा साथ में। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला देखने को मिला है। महिलाओं युवाओं को निराश किया गया है। बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए। गोरखपुर में सपा सांसद का बयान। अब इसके साथ ही चुनावी माहौल में बढ़ती बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां बता दें कि डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया और इसके साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं और युवाओं को वादे से दूर रखा गया और जिस तरह के वादे किए गए थे ऐसा कोई भी कार्य देखने को नहीं मिला है। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला देखने को मिला। और इसके साथ ही बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जहां बता दें कि तमाम दल एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बता दें कि अब डिंपल यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि युवाओं और महिलाओं को विकास से वंचित रखा गया है। जो वादे बीजेपी ने किए थे वो निभाए नहीं गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए हैं। गोरखपुर में सपा सांसद का बयान सामने आया, जहां उन्होंने बता दी कि बीजेपी पर निशाना साधा। लखनऊ से इस वक्त एक आर्थिक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के स्टेट जीएसटी कलेक्शन में इस बार गिरावट देखने को मिली है। जून 2025 में राज्य का कुल जीएसटी कलेक्शन बता दें कि जबकि पिछले साल जून 2024 में यह आंकड़ा 9,601 करोड़ रुपए का था। इस तरह पिछले साल की तुलना में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक टैक्स अनुपालन में ढील, आर्थिक गतिविधियों में कमी और कुछ जिलों में टैक्स चोरी की घटनाएं इन गिरावट की वजह हो सकती है। राज्य सरकार अब टैक्स सुधारने और निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी में है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां ट्रेड लाइसेंस को लेकर अभियान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही जानकीपुरम में शराब की दुकानों पर कार्रवाई देखने को मिली है। बिना लाइसेंस दुकानों पर जुर्माना लगाया। नगर निगम जोन 3 की बड़ी कार्रवाई देखने को मिला है। और इसके साथ ही बिना वैध लाइसेंस पर यह सख्त एक्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जानकीपुरम में शराब की दुकानों पर कार्रवाई देखने को मिली है। बिना लाइसेंस दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसके साथ ही बिना वैध लाइसेंस पर सख्त एक्शन अपनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां लाइसेंस को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है और जानकीपुरम में शराब की दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके बाद बता दें कि हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां ट्रेड लाइसेंस को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। जानकीपुरम में शराब की दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस दुकानों पर जुर्माना लगाया गया और इसके साथ ही नगर निगम की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां बता दें कि अब लोगों में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कांवड़ यात्रा पर गाजियाबाद में बैठक खत्म हो चुकी है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग संपन्न हुई। 3 कंट्रोल रूम, 12 सब कंट्रोल रूम बनेंगे और इसके साथ ही रूट डाइवर्जन की जानकारी मीडिया से मिलेगी। गाजियाबाद, नोएडा, बागपत के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद में आज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें एनसीआर और आसपास के जिलों के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल, रूट डाइवर्जन और सुरक्षा प्रबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस और प्रशासन ने 3 कंट्रोल रूम और 1 ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 12 सब कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बता दें कि प्रतिक्रिया दी जाए और रूट डाइवर्जन की जानकारी आम जनता तक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाए।
और इस बैठक में गाजियाबाद, बागपत, नोएडा, बुलंदशहर और हापुड़ के अधिकारियों के साथ साथ गाजियाबाद के डीएम भी मौजूद रहे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी कार्रवाई और खबर और देखने को मिली है, जहां आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने एफडी क्लेम के एवज में एक पीड़ित से बता दें कि 45,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद पीड़ित सुनील ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया, जिसके बाद जाल बिछाया गया और जैसे ही आरोपी ने 25,000 की पहली किस्त ली, टीम ने मौके पर दबोच लिया। गिरफ्तारी जनकपुर स्थित आबकारी दफ्तर में हुई है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसे जनकपुरी थाने ले जाया गया है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां नोएडा प्राधिकरण ने बता दें कि सौरखा गांव में 15 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर करीब 4,000 वर्ग मीटर जमीन पर चल रही बाउंड्री वॉल और अवैध निर्माण पर जेसीबी चलवा दी। बताया जा रहा है कि यह जमीन खासा नंबर 300 के दर्ज और इसके साथ ही भूमि थी जिस पर अवैध निर्माण किया गया था। प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी कर निर्माण हटाने को कहा था, लेकिन तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर जेसीबी से निर्माण ध्वस्त कराया गया और जमीन की फेंसिंग भी करा दी गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खनन विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र पटेल पर 16 लाख घन मीटर MM11 फर्जीवाड़े का आरोप है। चौंकाने वाली बात यह है कि खनन में भारी गड़बड़ी करने के बावजूद शैलेंद्र पटेल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मिर्जापुर से ट्रांसफर कर उन्हें फिर से सोनभद्र का खनन अधिकारी बना दिया गया। शैलेंद्र पटेल पर आरोप है कि उन्होंने निर्धारित स्थल पर खनन किए बिना ही परमिट जनरेट किए, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ। सूत्रों के मुताबिक जहां जहां शैलेंद्र पटेल की पोस्टिंग रही, वहां वहां खनन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। संभल से इस वक्त एक अहम खबर सामने आई है। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बता दें कि नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस बार 10 फीट से ऊंचे ताजियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। जुलूस सिर्फ परंपरागत मार्गों से ही निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा नाबालिग बच्चे द्वारा
अलम या ताजी उठाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों और समुदाय के लोगों के बीच आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। बेसिकली आज वॉलंटियर्स की मीटिंग थी। आज प्रत्येक जो अलम के साथ और ताजिया के साथ वॉलंटियर्स को चलना है, जिनकी जवाबदेही है कि सरकारी गाइडलाइन का पालन कराया जाए, 10 फीट से ज़्यादा ताजिया ना हो, ज़मीन से उनकी हाइट 12 फीट से ज़्यादा ना हो, कोई भी अलम या कोई भी ताजिया ऐसे विद्युत से सुचालक वस्तु का न बना हो जिसमें करंट आ सके, और जो परंपरागत मार्ग हैं उनसे चलें। इन सब को लेकर मीटिंग थी और सबको इसकी हिदायत दे दी गई है। सब लोगों को पूरी तरह से सब लोग कटिबद्ध हैं कि संभल का जो जुलूस है वो परंपरागत मार्ग से परंपरागत रूप से संपन्न होगा। कोई भी ताजिया जो मानक की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन, उसके ऊपर नहीं होगा और किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो लाइन ऑर्डर को प्रभावित करे। नोएडा के सेक्टर 39 थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल एक सक्रिय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना अमित बहादुर सहित 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह गैंग नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल फोन चोरी और छिनित की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 1 तमंचा, 1 स्कूटी और 1 चाकू बरामद किया है। यह पूरी कार्रवाई सेक्टर 39 पुलिस की सक्रियता और सटीक सूचना के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार यह गैंग अलग अलग इलाकों में एक्टिव रहता था और राह चलते लोगों को निशाना बनाकर उनके मोबाइल फोन छीन लिया करता था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में हुई कई वारदातों का खुलासा होगा। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ सीपीएम का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे एडीसीपी और एसीपी साहबान के नेतृत्व में और थाना 39 की पुलिस द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है, जिसका साथी अपराधी साजिशकर्ता मुख्य जो अमित बहादुर उर्फ भोलू है, इसके नेतृत्व में 2 इसके साथी अन्य कृष्णा और रोहित यादव, ये मिलकर के लगातार क्षेत्र में मोबाइल चोरी और स्नैचिंग का काम किया करते थे। इस क्षेत्र से तमाम मोबाइल इन्होंने निकाले हैं। कभी ये चोरी कर लिया करते थे, पॉकेट पिकिंग करते थे, या घरों में या आसपास स्कूटी वगैरह से जाते हुए लोगों से छीन लिया करते थे, या किसी के जेब से पॉकेट से हाथ डाल करके मोबाइल निकाल लिया करते थे। इस तरीके के लगातार ये काम कर रहे थे। अभी 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 10 मोबाइल बरामद हुआ है और इनके साथ जो ये तमंचा, चाकू आदि भी बरामद हुए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोंडा जिले की कर्नलगंज से पर्यावरण से जुड़ी बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। मेन रोड पर पावर हाउस के पास धड़ल्ले से पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। जिस जमीन पर पेड़ कटान किए जा रहे हैं वह एक जलमग्न तालाब की जमीन बताई जा रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पूरा मामला थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर हो रहा है और ना तो स्थानीय पुलिस को और ना ही वन विभाग को इसकी सूचना या इसकी कोई भी जानकारी है। पेड़ों की कटान के लिए कोई परमिट भी नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर बिना अनुमति के इस तरह खुलेआम पेड़ों की कटाई कैसे हो रही है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव से पहले ही खूनी रंजिश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अयोध्या के दुबौलिया थाना क्षेत्र के नेमातपुर गांव में चुनावी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक अशोक यादव ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए पोखरों की खुदाई समेत अन्य कामों की शिकायत और जांच करवा रहे थे। इसी खुन्नस में बीती रात 11:30 बजे चारपाई पर सो रहे अशोक यादव के सीने में गोली मार दी गई। गंभीर हालत में लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या के पीछे प्रधानी की चुनावी रंजिश को जिम्मेदार ठहराया। घटना के बाद एसपी अभिनंदन मौके पर पहुंचे और मुख्य आरोपी संतोष यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक टीम अब पूरे जांच पड़ताल में लगी है और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आज लगभग रात 11 बजे के आसपास पीआरवी के माध्यम से हम लोग को सूचना मिली कि ग्राम नियामतपुर जो कि थाना दुबौलिया क्षेत्र में लगता है, उसमें एक व्यक्ति अशोक यादव को एक संतोष यादव नाम के व्यक्ति ने गोली मार दी है, जिससे कि वो घायल हो गए हैं। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग यहाँ पर मौके पे हैं और जो घायल है उसको अयोध्या भेज दिया गया है, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें जो संतोष यादव जो सस्पेक्ट है, जिसके बारे में बताया गया था 112 की सूचना भी हम लोग को मिली थी, उसको तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। रात में हमारे नाती को गोली मार दिया है। कै बजे की घटना है? 11 बजे। 11। कहाँ सोया था? रात बाहर। क्या नाम है उसका जो घायल हुआ है? अशोक यादव। तो क्या जो है प्रधानी रंजिश को लेकर के ही? जी। क्या कोई जांच चल रही है इनकी? हाँ। आपने शिकायत किया है इनका? हाँ। कैसी शिकायत किया है? शिकायत किया 11 पोखरा खुदाए हैं, कहीं खुदाई एक पोखरा भी नहीं। हाँ। और तमाम काम अवैध किए। उसी की आप शिकायत किए हैं? हाँ, इसी नाते जो हमारे नाती को दाग दिए। क्या नाम है आपका? हृदय राम। कहाँ घर पड़ेगा? नियामतपुर। वाराणसी में सावन माह के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से निगरानी के साथ विशेष दिनों पर हेलीकॉप्टर से भी सुरक्षा चेकिंग होगी। आरएफ, पीसीएस और पुलिस और स्पेशल कमांडो टीम तैनात रहेंगे ताकि मंदिर परिसर को बता के अवैध किला बनाया जा सके। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां दबंगों ने रेस्टोरेंट में आग लगा दी और बता दें कि बिल मांगने पे ये पूरा विवाद हुआ था। नशे में धुत आरोपियों की हरकत और सुबह डीजल डालकर भी बता दें कि आगजनी और कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में देर रात नशे में धुत दबंगों ने दरबार रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से खाना खाने के बाद बिल मांगने पर विवाद किया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने सुबह डीजल डालकर पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा दी। रेस्टोरेंट के कर्मचारी किसी तरह भागकर जान बचा पाए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पे काबू पा लिया। रेस्टोरेंट मालिक ने गोमती नगर विस्तार थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली से वाराणसी जा रही बस अचानक जौनपुर पहुंचते ही आग की लपेटों में घिर गई। देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि समय रहते सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया, जिससे बता दें कि बड़ी जनहानि टल गई। और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि जाँच अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने फर्जी मार्कशीट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है
और इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 2 आरोपियों अभिमन्यु गुप्ता और धर्मेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 66 फर्जी मार्कशीट और कई जाली दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी परीक्षा में फेल हुए छात्रों और बेरोजगारों को बता दें कि ऑन डिमांडर फर्जी मार्कशीट बेचते थे। गिरोह काफी समय से सक्रिय था और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर मार्कशीट सप्लाई करता था। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।